हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल कैम छो। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स चैनल अंकित सर। ओके, मैं अंकित सर हूं और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आपको 11 का फिजिक्स थोड़ा सा तो याद होगा ना। थोड़ा सा जो फिजिक्स रहता था मींस मैकेनिक्स रहता था और वो सब रहता था, ग्रेविटेशन और वो सब चीज, काइनेटिक थियरी और वो। तो यहाँ पे देख लो कि 11 में जो भी हुआ उसको भूल जाओ। 11 में क्या लापरवाही हुई, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, उसको भूल जाओ। आज से हम टाइम को लिमिट सेट करते हुए जीरो बराबर टाइम बराबर 0 सेकंड से स्टार्ट करते हुए हम यहाँ पे अपनी फिजिक्स चैनल और अपना 12th स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो इस वीडियो में मैंने 12th फिजिक्स का इंग्लिश मीडियम का चैप्टर नंबर 1 कंसीडर किया है। सो चैप्टर नंबर 1 कौन सा? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सो हम ये चैप्टर में और 12th में इलेक्ट्रिक के बारे में काफी कुछ पढ़ने वाले हैं। दो तरह के इलेक्ट्रिक रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक में मेन फिनोमेना रह जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगा बच्चों, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या रहेगा? तो चार्ज जो रहेगा ना उसको हम फिक्स करके काफी कुछ पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रोडायनेमिक में क्या रहेगा? चार्ज को हम मूवमेंट देते हैं जिसे करंट बोलते हैं। ठीक है, और वो सब पढ़ेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर काफी बेसिक, काफी इंट्रोडक्शन है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में पढ़ने वाले। फील्ड तो काफी पीछे आएगा, पहले चार्ज के बारे में पढ़ना है कि चार्ज क्या है, चार्ज में किस तरह से फोर्स लगते हैं, वो फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वो सब चीज हमें पढ़नी होगी। कूलम्स लॉ होगा, गॉस लॉ होगा, काफी कुछ होगा। मजे का चैप्टर है। चलो शुरू करते हैं, लेट्स। सो यहाँ पे मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा 10th का भी याद दिलाता हूँ। तो समझ लो, इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर आता था 10th में। 12th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, वो करंट वाला चैप्टर था, याद आ गया? करंट देता था, करंट। वो करंट वाला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी था। उसमें हमें पता है कि जब भी करंट फ्लो होता है आई, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। हाँ, चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। नाइन्थ में हमें पता है, नाइन्थ में किसी कोई भी चीज हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड खुद जाती है, यानी वो हाइट से लो हाइट पे खुद जाएगा। देखो पानी की बात करते हैं, तो पानी क्या करेगा? पानी ऐसे ऊपर से नीचे कूद जाएगा। हाँ, अगर उसको ऊपर जाना है तो वो ऊपर खुद जाएगा नहीं। देखो, तो जो पानी का वो होगा वो हो गया फ्लो। वो क्या हो गया? फ्लो। सो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्लो। मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन में ये पूछने वाला हूँ, फ्लो कौन सा है? तो मैं बोलूंगा किसी भी चीज को हायर से लोअर हम ट्रांसफर करते हैं उसको फ्लो बोलते हैं। अगर वो टेम्परेचर है तो वो फ्लो ऑफ टेम्परेचर हो गया। जैसे कि हाई फीवर टू लो फीवर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। मैंने चाय का एक कप ले लिया, चाय, अमरूद। तो चाय का जो कप लिया है, वो चाय के कप को मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा है। चाय का कप का रूम टेम्परेचर, चाय का कप रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा गर्म है। तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली चाय का कप ठंडा हो रहा है। क्यों? क्योंकि चाय के कप का हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो हो रहा है। और चाय के कप ने जैसे जैसे हीट फ्लो कर दी, हीट लॉस कर दी, चाय का कप रूम टेम्परेचर के हिसाब से ठंडा हो गया। हाँ, क्या चाय का कप अचानक से बर्फ हो गया था? नहीं, चाय का कप रूम रूम टेम्परेचर के साथ बैलेंस हो रहा था। ऐसा भी नहीं है कि एकदम बहुत गर्म रह गया और ऐसा भी नहीं है बहुत ठंडा हो गया। वो क्या हो रहा है? रूम टेम्परेचर पे बैलेंस हो रहा है। हाँ, तो चाय का, अब देखो चाय का कप को मुझे वापस गर्म करना है तो मैं ऐसा बोलूंगा आबरा कड़ाबरा चाय का कप गर्म हो जा, तो क्या होगा? नहीं। तो मुझे चाय का कप को क्या करना पड़ेगा? वो चाय को गर्म करनी पड़ेगी। गर्म करने के लिए मुझे बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी हायर टू लोअर खुद चला गया, खुद ठंडी हो गई, गर्म खुद नहीं हो रही है। दैट इज द फिनोमेना, दैट इज द फिजिक्स। कोई भी चीज हायर टू लोअर खुद से फ्लो होगी, लोअर टू हायर कभी भी खुद से फ्लो नहीं होती है। किसी भी चीज को लोअर टू हायर भेजना है तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, चाय की समझ आ गई। तो हम यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर, पानी। ओके, सो पानी क्या होता है? हायर पोटेंशियल, यानी हाइट से नीचे कूद आएगा। जैसे मैंने छत पे जाके पानी की डोल नीचे किसी पे डाल दी, बच गया। तो हमने पानी को नीचे कर डाल दिया है, तो वो पानी ऊपर से नीचे कूद जा रहा है ना। अब मुझे पानी को वापस ऊपर बुलाना है, तो क्या पानी ऐसे ऊपर आ जाएगा? नहीं। क्या करना पड़ेगा? मुझे डोल डोल या टबलर या कुछ ले जाके उसको ऊपर लाना पड़ेगा, या तो पानी को मोटर या पंप से मुझे ऊपर लाना पड़ेगा। यानी पानी अगर खुद से नीचे आ सकता है, यानी हायर टू लोअर खुद से फ्लो हो सकता है,
लोअर टू हायर फ्लो नहीं होता। जैसे हमारे बहुत सारे वाटरफॉल होते हैं, नायग्रा वाटरफॉल और वो सब चीजें होती है, तो उसमें क्या होता है, पानी खुद से नीचे जाता है। क्या पानी ऐसा हुआ कि एक दिन अचानक मैं देखने गया और पानी ऐसे ऊपर चला लगा? ओ माय गॉड, नहीं ऐसा नहीं होता। पानी खुद नीचे जाएगा। तो समझ लो, कोई भी चीज है हायर टू लोअर खुद जाएगी, ये फिजिक्स है। वो टेम्परेचर है, वो हीट फ्लो है, एनर्जी फ्लो है, कुछ भी है ना, कोई भी फ्लो ऑलवेज हायर टू लोअर होता है। तो अगर बात करें हम करंट की, याद करो 10th चैप्टर में, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक स्केल है, ठीक है, समझाने के लिए रखी है, मारने के लिए नहीं रखी है, डोंट वरी। तो ये जो स्केल है, अभी स्केल को मैंने छुआ है, क्या मुझे करंट लग रहा है? नहीं, करंट नहीं लग रहा है। तो ये अभी क्या कर रहा हूं मैं, इसके दो एंड है, वो दोनों एंड को क्या कर रहा हूं, वायर से मैं कनेक्ट कर रहा हूं बैटरी के साथ, और फिर मैं इसको जैसे टच करूंगा मुझे करंट लगेगा। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि जैसे मैंने दोनों एंड को बैटरी से कनेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल के स्केल में से फ्लो होके नेगेटिव में वापस जा रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको टच करूंगा, ये फ्लो मेरे में आएगा और उसकी वजह से मुझे करंट लगेगा। तो मैंने अभी बोला कि फ्लो क्या होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये जो करंट का फ्लो हुआ, ये जो करंट का फ्लो हुआ, आगे पीछे कोई भी डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से, तो वो क्या होता है, करंट। और वो करंट में क्या रहता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं वही चार्ज होते हैं। मुझे आपको यही समझाना है चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है, करंट को फ्लो करने के लिए, चार्ज क्या होता है, करंट को फ्लो करने के लिए हमारे पास जो पार्टिकल्स रह जाते हैं वो चार्ज रहते हैं। यानी चार्ज सब साथ में आके दौड़ते हैं ना, तो वो करंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहता है? सबसे पहले देखो एक चीज समझाता हूँ केमिस्ट्री के हिसाब से। सो अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो हमें पता है कि कोई भी चीज पार्टिकल की बनी है, और पार्टिकल को ब्रेक करते करते हम मॉलिक्यूल्स एटम तक जाए थे। और डाल्टन ने बोला था भाई एटम इज द लास्टली अनडिविजिबल पार्टिकल। सर केमिस्ट्री, हाँ थोड़ा सा बेसिक केमिस्ट्री मैं भी जानता हूँ, कोई चिंता नहीं है। सो जो लास्टली अनडिविजिबल पार्टिकल रहता है ना, वो अनडिविजिबल पार्टिकल के अंदर, फिर हमने देखा था तो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, ये सब चीज थे। तो देखो, डाल्टन ने बोल दिया था कि एटम लास्टली अनडिविजिबल पार्टिकल है। तो फिर डाल्टन को गलत किसने किया? तो उसमें हुआ कुछ ऐसा कि मैंने एक कॉम्ब लिया, कंघी, और वो कंघी मैंने अपने ड्राई हेयर में लगाई, और उसके बाद मैं जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा, तो वो पेज से अट्रैक्ट होने लगा। साला क्वेश्चन हो गया, ये अट्रैक्ट कैसे हो रहा है? ऐसा कोई जादू तो हो नहीं सकता। मैं रहा फिजिक्स का सर, मैं जादू को मानता ही नहीं हूँ, कुछ ना कुछ तो फिजिक्स होगा ही होगा। यहाँ पे हमने रबिंग फिनोमेना का एक्टिव किया, और ये जो रबिंग फिनोमेना है वो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रिक चार्ज मेनली क्या है, इट्स अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है जिसको हम डिफाइन नहीं करते, जिसको हमें एक्सेप्ट करना होता है, हाँ भाई इस तरह का कुछ पार्टिकल है, जैसे कि हम मास को एक्सेप्ट करते हैं। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट थिंग, तो रबिंग फिनोमेना क्या रहता है? रबिंग फिनोमेना हम क्या करते हैं, जब भी कोई चीज को साथ में रख के घसते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा स्पार्क होता है। उस स्पार्क का मैं बेस्ट एग्जांपल आपने कई बार देखा है, विंटर में जब आप स्वेटर पहनते हैं तो आपके हाथ और वो शरीर थोड़ा सा ड्राई रहता है, तो उस वजह से वहां पे थोड़ा स्पार्क होता है। जब विंटर में बहुत ठंड लग रही है और हमने ब्लैंकेट लगा के सो गए हैं, और हमारा हाथ वहां पे थोड़ा सा रब हुआ, तुरंत स्पार्क शुरू हो गया। दैट इज द रबिंग फिनोमेना। वो क्या हो गया, रबिंग फिनोमेना। तो विंटर में स्पार्क, स्वेटर और बॉडी, ब्लैंकेट और बॉडी के बीच में जो स्पार्क रहता है वो बेसिकली क्या होता है, तो मेरी बॉडी में से इलेक्ट्रिक चार्ज निकल के वो वहां पे चले गए ब्लैंकेट में, मुझे छोड़ के वो ब्लैंकेट के साथ चले गए हैं। मैं बन गया पॉजिटिव, वो बन गया नेगेटिव, और ये हमारा दोनों का बीच का जो संबंध हुआ ना, उसमें थोड़ा सा स्पार्क हो गया। समझ गए? बेसिकली क्या हो रहा है कि मेरे पास दो बॉडी है, बॉडी नहीं, बॉडी। हम्म एक बॉडी है, यहाँ पे दूसरी बॉडी, दोनों बॉडी दिखा दी है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही पहली बॉडी में से चार्ज जंप करके सेकंड बॉडी में जा रहा है, तो वहां पे आपको एक स्पार्क दिखेगा। और ये जो स्पार्क है ना, वो क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही पहली बॉडी ने अपना चार्ज लूज किया वो बना पॉजिटिव, और सेकंड बॉडी ने अपना चार्ज गेन किया तो वो बन गया नेगेटिव। याद करो सोडियम और क्लोरीन की प्रेम कथा। हाँ,
सर आपने वापस लव स्टोरी शुरू कर दी। हाँ जी, सोडियम और क्लोरीन के तो मेरे सबसे फेवरेट है। देखो सोडियम के साथ आउटर ऑर्बिट में, वैलेंस ऑर्बिट में हो रहा था एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन था कम, दोनों में हुआ कुछ डील, हो गई कुछ पार्टनरशिप, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बन गया Na+, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बन गया Cl-, और वैसे भी हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, तो दोनों अट्रैक्ट होके बन गया सोडियम क्लोराइड। हाँ, सही बात है, सेम चीज है यहाँ पे। फर्स्ट बॉडी ने अपना अपना चार्ज लूज किया था, वो बनेगा पॉजिटिव, और सेकंड बॉडी ने चार्ज गेन किया था, वो बनेगा नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा और एग्जांपल ले रहे हैं, तो ग्लास रोड को लेके मैंने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया है, तो वहां पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्पार्क हो रहे हैं। अब मैंने ग्लास रोड का बलून के पास या ऐसे ले जाऊंगा तो वो थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा। सो वहां पे क्या हो रहा है, ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज बन रहा है, यानी ग्लास रोड पर से चार्ज गया सिल्क क्लॉथ के ऊपर। देख लो, समझ में आया क्या? लेट्स गो। सो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लो कंघी का। जैसे ही मैंने कंघी बालों में लगाई, तो वो कंघी चार्ज्ड हो गई, क्योंकि मैं भी चार्ज हूँ, हम तो वैसे भी पावरफुल है, और हमारे में से चार्ज गया कंघी में। कंघी को जैसे मैंने पेज के पास ले गया, वो पेज को अट्रैक्ट करने लगा। क्यों? क्योंकि जो हेयर था, मेरे बाल है ना, वो मेरे हेयर ने क्या किया, सिंपली चार्ज को लूज किया है। कॉम ने क्या किया है, सिंपली चार्ज को गेन किया है, और ये दोनों के बीच में फिर अट्रैक्शन हो जाएगा। देख लो, तो इस तरह से जैसे मैंने पेज के नजदीक अपने कंघी को ले गया, पेज जो रहता है ना, वो कंघी से अट्रैक्ट होना शुरू कर देता है। और ये सब हम बचपन में करते थे, ठीक है, बचपन में करते थे क्योंकि बचपन में वो जादू लगता था। बट बेसिक फिजिक्स ये है, समझ में आ गई? जो बचपन में जादू था, अब वो थियरी है। ओके, लेट्स गो। तो हम अब आगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अराउंड 600 बीसी बिफोर क्राइस्ट एक साइंटिस्ट था, नाम था ग्रीक साइंटिस्ट का बेंजामिन फ्रैंकलिन। और यहाँ पे नीचे दिखा है बेंजामिन फ्रैंकलिन अपना उत्तरायण मना रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने तब एक्सपेरिमेंट से पता किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज। ओ माय गॉड, ये कौन है? अरे, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, और हमें पहले से ही पता है पॉजिटिव चार्ज माने प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज माने प्रोटॉन। कहाँ गया दूसरा भाई? ओ दूसरे, आ गया घूमता हुआ। चलो, तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं, समझो, दूसरी स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। दूसरी स्टैंडर्ड, हाँ जी, सेकेंडरी में आने के बाद दूसरी स्टैंडर्ड, नाइन्थ स्टैंडर्ड। तो नाइन्थ स्टैंडर्ड में हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो पढ़ा था। तो आगे थोड़ा सा डेटा लेके, तो प्रोटॉन के लिए देखो, प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यहाँ पे जो ये सी है, वो सी कूलम्ब के लिए है, उसका यूनिट है, ठीक है। और प्रोटॉन का चार्ज याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का मास एकदम छोटा है, पर है क्यों? जीरो मास नहीं है ना, जीरो मास वाला कोई पार्टिकल ही पॉसिबल नहीं है, फिजिक्स तो उसकी मना ही कर रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज है उसके पास, छोटा सा मास है। वो मास कितना है? 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम केजी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। अब देखो, आगे की बात करते हैं। हमारे पास है दूसरा चार्ज इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ओके, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैल्यू सेम प्रोटॉन जितनी है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? नेगेटिव। समझ गए? क्योंकि ये नेगेटिव है, तो उसका चार्ज भी नेगेटिव होगा, ठीक है। और उसका मास थोड़ा प्रोटॉन से कम है, यानी ये थोड़ा हैवियर है, ये थोड़ा लाइटर है, ये थोड़ा भारी है, ये थोड़ा हल्का है वजन में। हाँ हाँ। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है 9.22 × 10⁻31 kg। समझ में आ गई इतनी चीज? ओके, ये डेटा आपको याद रखना होगा, बहुत सारे समझ में और उसमें आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरी थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल हो रहा है कैपिटल क्यू या तो स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू या तो स्मॉल क्यू, क्यू। ओके, यूनिट हो रहा है कूलम। ऐसा यूनिट के लिखने के नियम के हिसाब से, जब हम किसी भी साइंटिस्ट के नाम को यूनिट के हिसाब से लिखते हैं, तो पूरा नाम लिखते हैं तो वो स्मॉल में हो जाएगा। जब हम पूरा नाम लिखेंगे तो वो किस में हो जाएगा? स्मॉल में। देख लो, यहाँ पे पूरा नाम लिखा है ना, स्मॉल में हो गया।
और अगर हम पहला ही अक्षर को यूज करते हैं तो वो हो जाता है कैपिटल, यानी चार्ज का यूनिट क्या हो गया, कैपिटल सी, कूलम्ब। क्या बोलेंगे हम, कूलम्ब। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एक्चुअली हमारे 10th में आता था, Q इज इक्वल टू आई टी। आई माने एम्पियर, टाइम माने सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड। सो 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड। समझ लो 1 एम्पियर इज इक्वल टू, यानी कूलम्ब इज इक्वल टू क्या हो गया, एम्पियर इंटू सेकंड। ठीक, कितने गंदे अक्षर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, समझ लो। तो यहाँ पे एम्पियर, तो एम्पियर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो रहा है A1, सेकंड उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है T1। सो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, A1 T1। क्या हो गया, A1 T1। जितने बात समझ में आएगी। और मेन चीज, इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्केलर। उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ एक चार्ज है। पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, वो सिर्फ एक चार्ज है, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं होता कि ये यहाँ पे पॉजिटिव है ऊपर जाते नेगेटिव हो जाएगा, नहीं। समझ गए। ओके, सो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पे मैंने पहला ही पॉइंट बोला था कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब मास की तरह फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन होगा चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है, कई बार पूछते हैं स्कूल में। सो यहाँ पे चार्ज और मास के डिफरेंस के बारे में हम आगे पढ़ने वाले। उससे पहले मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन साथ में आएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन, प्यार भरी बातें हो जाएगी, हाँ या ना। पर जब साथ में दो प्रोटॉन आ गए तो क्या होगा, झगड़ा, यानी रिपल्सन। दो इलेक्ट्रॉन साथ में आ गए क्या हो गया, रिपल्सन। तो समझ लो, सेम होता है तो रिपल्सन होता है, ऑपोजिट होता है अट्रैक्शन होता है। लड़के लड़की का ही सोच लो, लड़के और लड़के अट्रैक्शन रहेगा, लड़का लड़का रिपल्सन, लड़के लड़के रिपल्सन। सही तो बात बोली है। तो सेम चीज होती है ना, समझ लो। इक्वल में रिपल्सन, ऑपोजिट में अट्रैक्शन, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन। समझ में आ गई इतनी चीज, हाँ या ना। अभी अभी मैंने बोला कि चार्ज और मास में डिफरेंस है, दोनों प्रॉपर्टी फंडामेंटल है, पर डिफरेंस क्या है स्कूल में पूछते हैं। तो देख लो यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा टेबल बना के आपको दिया हुआ है। सो चार्ज का सबसे पहले एकदम बेसिक लिख देते हैं ताकि हमें मार्क मिलना शुरू हो जाए। ओके, एवरीथिंग वी डू फॉर मार्क्स। ओके, और टैलेंट के लिए भी, नॉलेज के लिए भी, काफी कुछ चीज है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चार्ज की। चार्ज का सिंबल हो रहा है Q, कैपिटल Q या स्मॉल q। और मास का सिंबल हो रहा है m। चार्ज का यूनिट होगा कूलम्ब, जैसे ही मैंने अभी बोला। और मास का यूनिट हो रहा है किलोग्राम। चार्ज इज बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। उसको हम डिफाइन करते हैं तो उसको बोल देते हैं चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सो वी कैन नॉट डिफाइन चार्ज, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पता है क्वांटिटी ऑफ मास, याद आ गया, केजी। ओके, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, जैसे हमने अभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया। पर मास तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा। अभी देखो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई दंगल के पहले आमिर खान का मास था 85 kg, और दंगल के बाद उसने बहुत सारा वर्कआउट किया और उसके बाद हो गया उसका वेट -20 kg। नहीं, माइनस होगा, गायब हो जाएगा, नहीं जी नहीं, थोड़ा कम होगा पर माइनस नहीं होगा। तो मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो पॉजिटिव ही रहेगी। +2 +3 +5 वो पॉजिटिव रह जाएगी, कभी भी नेगेटिव मास या जीरो मास पॉसिबल नहीं है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, सो चार्ज, चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मास ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। दोनों में डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल फील्ड में पता है कि हमने किसी भी चीज को ऊपर डाला वो जाके नीचे ही आएगा, सो दैट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। सो और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक की वजह से जो होता है वो। ओके, सो यहाँ पे हम एक पॉइंट स्किप करके लास्ट पॉइंट पे जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दो तरह के फोर्सेस लग सकते हैं, या तो अट्रैक्शन लगेगा या तो रिपल्सन लगेगा। वो डिपेंड करता है वो चार्जेस के ऊपर। मैंने अभी बोला अगर वो सेम होगा तो रिपेल करेगा, अगर ऑपोजिट होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स, याद रखना है, ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स। पर यहाँ पे मास की बात करें, मास ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्शन नेचर में रहता है। इतनी बात समझ में आ गई। और एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाना चाहता हूँ एक्स्ट्रा में, कि चार्ज स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड रहता है। ओके, और जब चार्ज की बात, मास की बात करते हैं, वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देख लो, हमारे पास समझ लो, सो यहाँ पे ये जो मास है m इज इक्वल टू m0 इंटू m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1
माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कैसे डिपेंड करता है वो समझा रहा हूं। ये जो अब समझ लो कि ये जो m0 है ना, वो आपका रेस्ट मास है। मीन्स आप जब ऐसे खड़े हो तब आपका m0 मास है। अब आपने अचानक से दौड़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो आप दौड़ना जब शुरू कर देते हो तो क्या होता है, तो दौड़ना जैसे ही आपने शुरू किया तो आपका मास थोड़ा सा बढ़ेगा। जो आपका रेस्ट मास है उससे दौड़ने में आपको थोड़ा सा मास हैवियर फील होगा। ऐसा क्यों, समझ लो। आपकी जो वेलोसिटी है ये रही v, और c यानी लाइट स्पीड। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो, आपकी स्पीड इतनी तो नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं है। अब फ्लैश थोड़ी ना कि आप ऐसा करके ऐसे आ गए, नहीं, ऐसा तो किसी पे पॉसिबल नहीं है। वो सुपर हीरो में भी पॉसिबल नहीं होता है। तो लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड किसी के पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करें नॉर्मल स्पीड की, तो यहाँ पे क्या होगा कि नीचे जो रहेगा वो 10⁸ रहेगा, और ऊपर समझ लो 10 है, ठीक है। ऊपर 30 केजी है और यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ है। तो यहाँ पे क्या रहेगा 1/10⁷। सो ये जो टर्म होगा वो वन से काफी छोटा होगा। ये जो नीचे का टर्म है, वो नीचे का टर्म जो रहेगा वो वन से काफी छोटा हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर अगर कम हो रहा है तो ये पूरा रेशियो तो बढ़ ही जाएगा ना। तो इसी वजह से मूविंग मास रेस्ट मास से ज्यादा हो रहा है। मूविंग मास क्या हो रहा है, रेस्ट मास से ज्यादा हो रहा है। ओके। अगर हम समझ लो कि कोई भी चार्ज है वो जितने स्पीड में जाएगा उतना थोड़ा हैवियर फील होगा। बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मास स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज स्पीड के ऊपर डिपेंड करता नहीं है। चलो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। सो यहाँ पे डिफरेंस में क्या हो गया, सिंबल लिख दिया क्यू इंटू क्यू एन एम, हमने यहाँ पे यूनिट लिख दिया कूलम एंड केजी। एक प्रॉपर्टी है, एक अमाउंट है, एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव है मास। एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी अट्रैक्टिव, कैन बी रिपल्सिव, पर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड तो ऑब्वियसली हर जगह पे अट्रैक्टिव ही रहेगा। चार्ज स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मास स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, याद करो कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हाँ जी हाँ जी, याद दिलाओ क्या। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फॉर एवरी सिस्टम द मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। अगर दोनों चीज किसी भी तरह के इंटरेक्शन में आ रहा है तो उसका जो इनिशियल मोमेंट रहता है वो फाइनल मोमेंटम के साथ सेम ही रहता है। याद करो 11th स्टैंडर्ड, हमने गोली चला दी, तो गोली चलने से पहले का मोमेंटम और गोली चलने के बाद का मोमेंटम सेम हो रहा है। गोली चलने के पहले का मोमेंटम जीरो था, क्यों, मोमेंटम यानी मास टाइम्स वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, और यहाँ पे इसका मास तो है पर वेलोसिटी जीरो है स्टेडी स्टेट में। जैसे मैंने गोली चलाई डिस्क्याओ तो वहां पे आ रहा है रिकॉइल। जैसे मैंने गोली चलाई ये आ रहा है मेरा रिकॉइल। तो रिकॉइल आने, जितना गोली आगे जाएगी इतना रिकॉइल आएगा। तो ये हो गया, जो गोली आगे जा रही है वो पॉजिटिव हो गया, उतना रिकॉइल नेगेटिव हो गया, टोटल जीरो हो गया। तो मोमेंटम कंजर्व हो गया। समझ रहे हो। तो जो भी चीज कंजर्व होती है ना वो कांस्टेंट रह जाती है। जो भी चीज कंजर्व होती है वो क्या रह जाती है, कांस्टेंट। सो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व हो रहा है यानी वो कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व हो रहा है माने वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे, तो साथ मेरे बोलो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मेरे साथ बोलो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अरे फिर से एक बार बोल दो भैया, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो यहाँ पे क्या बोलेगा, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। यानी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो भी चार्ज रहता है वो टोटल कंजर्व रहता है, टोटल कांस्टेंट रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम, अभी हम लोग सेल्फ क्वारंटाइन है, अभी हम लोग आइसोलेशन में। आइसोलेशन वार्ड आपने सुना है, अभी भी जैसे कोरोना का चल रहा है तो आपने आइसोलेशन वार्ड कई बार सुना है कि इसको आइसोलेशन वार्ड में रखा है। तो व्हाट इज आइसोलेशन वार्ड, आइसोलेशन वार्ड यानी वो दुनिया से अलग कर देते हैं। इसके उस वो चार्ज वो रूम जो होता है ना, वहां बाहर से कोई अंदर पार्टिकल नहीं आ सकता, अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता। समझ गए। तो आइसोलेटेड सिस्टम भी सेम सिस्टम हो जाती है। आइसोलेटेड सिस्टम माने ऐसे सिस्टम जिसमें अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके। समझ गए। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम जो रहता है वो अलग किया हुआ सिस्टम है, उसके अंदर चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट रह जाएगा। चार्ज कैसा रह जाएगा, कांस्टेंट। ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। सो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है।
आगे रबिंग में हमने समझा था, जैसे ही कंघी में से चार्ज ट्रांसफर होता था, ग्लास रोड में से चार्ज कूद के सिल्क क्लॉथ पे जाता था, वो चार्ज ट्रांसफर होता था। तो चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं और उसको हम बोले कि चार्जिंग, वो नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा आपको। पर यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको ऐसा ही लिखना है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड फॉर एनी स्टेट। कोई भी सिचुएशन में टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज कंजर्व्ड, और मेनली चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक जगह से दूसरे जगह पे हम ले जा सकते हैं पर बदल नहीं सकते, बदलना नहीं है। ठीक है, दुनिया की तरह तुम भी मत बदल जाना। सो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया है। क्या लिया है? बॉक्स। बॉक्स में देख लो, टोटल है हमारे पास 5 कूलम। यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा 5 कूलम, ये रहा हमारा 4 कूलम, ये रहा हमारा -3 कूलम। तो ये जो 5 कूलम है, रब ने बता दी जोड़ी, हाँ जी। तो ये जो हमारा 5 कूलम है, 4 कूलम है, 3 कूलम है, टोटल लगा दो, टोटल मिल गया 6 कूलम। 5 + 4 9, 9 - 3 6। यानी ये बॉक्स में 3 डब्बियां है, 3 डब्बियां में टोटल है हमारे पास 6 कूलम। कितना है? 6 कूलम। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रोसेस कर रहा हूँ। प्रोसेस में क्या कर रहा हूँ, डब्बा को लेके मैंने पूरा हिला दिया, हिलाओ, देख लो, ये हिला। अब हिलने के बाद क्या होगा, तो हिलने के बाद की सिचुएशन देख लो। तो ये जो डब्बा है, डब्बा में क्या हुआ, पहला जो था ना 5 कूलम, उसमें से हो गया 4 कूलम। दूसरा जो था 4 कूलम, उसमें से हो गया 6 कूलम। और -3 का हो गया -4 कूलम। टोटल मार दो, 4 + 6 10, 10 - 4 6। तो देखो, टोटल चार्ज क्या हो गया, 6 का 6 ही हुआ। यानी यहाँ पे ये पूरा जो प्रोसेस हुआ, वो प्रोसेस के ड्यूरेशन में भी टोटल चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता है। टोटल चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी टोटल चार्ज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कंजर्व हो गया। और जब टोटल चार्ज कंजर्व हो गया, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ में आ गई इतनी चीज? चार्ज टोटल कंजर्व हो गया, सो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, सो इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको आज के लिए इतना ही करना, ठीक है? तो आज हमने क्या क्या किया, देख लो। तो पहले हमने पढ़ा इंट्रो। इंट्रो में हमने रबिंग फिनोमेना पढ़ा, और चार्ज कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं वो हमने पढ़ा है। ठीक है, दूसरा हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी क्या होता है। तो वो क्यू होता है, उसका यूनिट किलोम्ब होता है, उसका स्केलर प्रॉपर्टी होता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला A1 T1 होता है। उसका समझ लो कि पॉजिटिव नेगेटिव प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, वो सब चीज हमने समझा। फिर हमने मास और चार्ज के डिफरेंस समझे। मास और चार्ज के डिफरेंस, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। एक पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, एक सिर्फ पॉजिटिव है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज जो होता है उसमें अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होते हैं, मास में सिर्फ अट्रैक्शन होता है। हाँ, उसका सिंबल Q है, इसका सिंबल M है, इसका यूनिट कूलम है, इसका यूनिट kg है। वो स्पीड से इंडिपेंडेंट है, वो स्पीड से डिपेंडेंट है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। और लास्ट में हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन क्या होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, समझ गया? मस्त चकाचक रिवीजन करके रेडी हो जाओ। थैंक यू।